सूचना के अधिकार कानून के तहत देश के इंफॉर्मेशन कमीशंस ने कुछ बहुत शानदार आदेश दिए हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट देने से मना कर दिया तो आरटीआई एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचे। वहां पर आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में यह बताना बहुत जरूरी है कि कौन पब्लिक सेक्टर बैंक से अरबों रुपए का लोन ले रहे हैं और फिर वो पूंजीपति वो लोन चुका नहीं रहे, ये सूचना देनी होगी। एक दूसरे केस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी एफिडेविट में ये घोषित किया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए की डिग्री हासिल की थी, तो लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये सवाल पूछ लिया आरटीआई एक्ट के तहत कि आप बताइए कि 1978 में किन छात्रों ने ग्रेजुएशन करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सूचना देने से साफ इनकार कर दिया, पर 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया कि ये सूचना तो देनी पड़ेगी। एक बार फिर जब लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनल राजनीतिक दलों से सूचना मांगी तो सूचना देने से मना कर दिया पार्टियों ने। ये दलील दी कि वो तो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती ही नहीं है। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता, ये पार्टियां लोगों के चंदे से चलती हैं और ये जनहित में ज़रूरी है कि लोग उनसे सूचना ले सकें, तो सूचना तो देनी ही पड़ेगी। तो आरटीआई एक्ट ने सूचना आयोगों को ये ताकत दी है सूचना के अधिकार कानून के तहत कि वो लोगों को सूचना दिलवाएं, चाहे सरकारें वो सूचना छुपाना चाहे, सरकारों को वो सूचना देना इनकन्वीनियंट ही क्यों ना लगे, ये ताकत सूचना के अधिकार कानून में इंफॉर्मेशन कमीशंस को दी गई है। लेकिन आज यही कमीशंस खतरे में हैं। लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ये कमीशंस जो हैं इन्हें कमज़ोर कर दिया जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं केंद्र सूचना आयोग के पूर्व आयुक्त कमिश्नर मिस्टर यशोवर्धन आज़ाद, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी थे, और अमृता जौहरी, आरटीआई एक्टिविस्ट। हमारे लोकतंत्र में सूचना के अधिकार कानून ने हमें ये हक दिया है कि हम सरकार से सवाल पूछ सकें, उसे जवाबदेह बना सकें। शायद यही कारण है कि सरकारें लगातार आरटीआई एक्ट को कमज़ोर करने पर तुली हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि ज़्यादातर हमारे देश में जो सूचना आयोग हैं वहाँ पर कमिश्नर्स की पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। 28 में से 7 कमीशन, 7 आउट ऑफ 28 इंफॉर्मेशन कमीशंस अलग अलग समय पर पिछले साल बंद पड़े थे, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति उन कमीशंस में सरकारों ने नहीं की। रिसर्च ये दिखा रहा है कि मोस्ट इंफॉर्मेशन कमीशंस में पद खाली पड़े हैं, नियुक्तियां हुई ही नहीं हैं। केंद्र सूचना आयोग में केंद्र सरकार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मई 2014 से आज तक ये रिकॉर्ड है कि एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई है जब तक लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। आज भी केंद्र सूचना आयोग में केवल एक मुख्य सूचना आयुक्त हैं और 2 सूचना आयुक्त हैं, जबकि नियरली 25,000 मामले लंबित पड़े हैं। मिस्टर आज़ाद, आप तो इंफॉर्मेशन कमीशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कमिश्नर रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनकी कितनी अहम भूमिका है हमारे आरटीआई फ्रेमवर्क में, और क्या ये जो नॉन अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला चल रहा है कितना गंभीर मामला है ये? मैं समझता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो तो आरटीआई एक्ट की रूह हैं, क्योंकि जब आम नागरिक जनता को
सूचना नहीं दी जाती है PIOs द्वारा, तो उनके पास एक ही द्वार है जो खटखटा सकते हैं, और वो है इंफॉर्मेशन कमीशन। और बड़ी आस लेकर लोग आते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब वो आते हैं तो वो हमें बताते हैं, और उनसे हमें इतनी जानकारी मिलती है किस प्रकार उन्हें घुमाया गया, किस प्रकार बरगलाया गया, और किस प्रकार जो सही जानकारी ना दे के वो असंतुष्ट रहते हैं। तो इस हिसाब से तो ये स्पष्ट है कि इसकी भूमिका तो बहुत ही अहम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं देते हैं। एक तरह से जब आपको जानकारी करते हैं तो आपको सशक्त बनाते हैं, और सशक्त इस तरह से बनाते हैं कि जो जानकारी जनहित में है, जिससे पता लगता है जिम्मेवारी के बारे में, जिससे पता लगता है कि कैसे गवर्नमेंट के जितने ही स्कीम्स वगैरह हैं वो सही तरीके से चलनी चाहिए और नहीं चल रहे हैं, वो उससे जब पता लगता है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अहम रोल और क्या हो सकता है। अंजलि जी, कि मैंने खुद, चूँकि हमारे एक निर्णय से किसी एक व्यक्ति को बॉम्बे में फ़ायदा हुआ था कि ये जो डॉक्टर्स जो फेक डिग्री लेके निकलते हैं, इसके बारे में हमने जांच कराई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिखा था, और उसी एक फेक डॉक्टर द्वारा जो RTI क्वेरीज थे उनकी बेटी का इलाज किया गया, और वो इलाज से वो और बीमार पड़ गई। इसके लिए उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा और वो हाई कोर्ट गए, और इसके तहत उन्हें हमारे इसकी आवश्यकता थी। उनको वो जानकारी नहीं मिली RTI में। मैंने जब मांगा तो मुझे कहा गया कि ये तो कोर्ट से मिलती है जानकारी। मुझे हंसी आ गई। मेरे पास चूँकि वो रिकॉर्ड में ही था तो मैंने वो जानकारी उनको दे दी। और मैं समझता हूँ कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था जो कायम की गई 2007 में, ऐसी व्यवस्था मैं नहीं समझता हूँ किसी और तरीके से आ सकती थी जिस तरह से की गई। अब आपने पूछा कि तो अब उसकी ये व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने केंद्रीय सूचना इसके बारे में, आयोग के बारे में बताया, ये तो हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद है कि 3 कमिश्नर हैं। सवाल ये है कि एक तो आप अगर नियुक्ति नहीं करेंगे, और नियुक्ति अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी स्टाफ का भी जो एटीट्यूड रहता है, हमारे ऐसे भी समाज में और एक तरह का कल्चर ऑफ ओपेसिटी आ गया है कि हम जानकारी ही नहीं देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर स्थिति सामने आने वाली है। जी बिल्कुल, 20 साल हो गए सूचना के अधिकार कानून को आए हुए, और देश में 60 लाख RTI एप्लीकेशन हर साल लग रही है, और लोग अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं, जिससे कि उनके संघर्ष सफल हो सकें, वो अपने अधिकार ले सकें। लोग हाईएस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री से सूचना मांग रहे हैं, और जब सूचना नहीं मिलती तो वो फिर खटखटाते हैं दरवाज़ा इंफॉर्मेशन कमीशन का। हर कमीशन में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। ये जो नियुक्तियां हैं ये केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन करते हैं, और राज्य स्तर पर ये नियुक्तियां जो हैं चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस स्टेट के, और एक मंत्री उस स्टेट के वो करते हैं। जैसा आपने कहा, सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कोर्ट्स जा सकें, तो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैव बीन सेट अप एज फ्रेंड्स ऑफ द पीपल, कि लोगों को सूचना के अधिकार में उनका जो हक है वो मिल सके, वो दिलाने के लिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार आदेश दिया है कि सूचना आयोग जो हैं उनके अंदर समय से नियुक्तियां हों, जिससे कि जो आयोग हैं वो अपना काम कर सके, वरना सूचना का अधिकार कानून ही बेकार हो जाएगा। इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट वेंट सो फार एज टू से कि अगर आयोगों की नियुक्ति समय से नहीं होगी, पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, तो द RTI एक्ट विल बिकम अ डेड लेटर। तो हम लोग खड़े हैं तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन के बाहर,
और यहाँ पे फरवरी 2023 से कोई भी कमिश्नर इस बिल्डिंग के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट सेट ऑफ कमिश्नर्स थे उन सबका जो कार्यकाल था वो फरवरी 2023 में ख़त्म हो गया और तब से लेके अभी तक एक भी नए कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई है। मेरे साथ हैं करीम, जो कि बहुत जमकर आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। आरटीआई कमिश्नर्स न होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है बाहर। तकरीबन 2021 से मेरे केसेस जो है यहाँ पर पेंडिंग है, और जैसे कि हम लोग देखें कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। प्राय एक आरटीआई पूछा गया था कि बालापुर मंडल में मीरपेट म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में कितने जो है तालाबें हैं और वहाँ पे कितने एफटीएल लैंड्स है और कितने इंक्रोच हो गए। ये हम जब ये सवाल जब जो है पब्लिक अथॉरिटी से करे तो उनके पास से कुछ जवाब नहीं आया। फिर हम फर्स्ट अपील को गए, उनके पास से जवाब नहीं आया, और 2021 में हम जो है इस कमीशन को अप्रोच हुए थे कि हमको इसकी सूचना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उन्होंने बार बार कंप्लेन कर रही थी कि वहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी तालाबें हैं, जितने भी पाउंड्स है, जितने भी वाटर बॉडीज़ है वो श्रिंक हो रहे हैं और वो वहाँ पे जो है नए नए प्लॉटिंग्स हो रहे हैं। तो सूचना जो कमीशन काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से पिछले 4 साल से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम इस केस को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो मतलब यही है कि अगर इन्फॉर्मेशन कमीशन नहीं है तो यदि आपने कोई भी आरटीआई डाली हो, आपको जानकारी ना मिले या डिनायल हो, तो उसके लिए आपके पास कोई आगे का समाधान नहीं है, क्योंकि आपको कमीशन के पास ही जाना पड़ता है इन केसेस ऑफ डिनायल। आपने और किस टाइप की आरटीआई डाली हुई हैं? हाँ, जीएचएमसी के एरिया में पब्लिक टॉयलेट जो है, छोटे छोटे पब्लिक टॉयलेट्स बिल्ड किए गए थे यहाँ पे। तो हमने ये जानने के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को, कि जीएचएमसी एरिया में ऐसे कितने टॉयलेट्स बिल्ड किए गए और उसका खर्चा कितना था और कौन कॉन्ट्रैक्टर था, और जो है अब जो है उसका मेंटेनेंस कौन देख रहा है। लेकिन जो हम जब जाके पर्सनली विज़िट करते हैं इन टॉयलेट्स के पास में, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा टॉयलेट जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ये जानने के लिए हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, जिसका हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हम फर्स्ट अपील को गए एज़ यूजुअल, फिर हम सेकंड अपील को गए और वो कमीशन में पेंडिंग है। और इसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आ गए तो हम गवर्नमेंट को एडवोकेसी करेंगे या फिर कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक फंड का क्रिमिनल यूज़ किया गया है। कमीशन बंद होने के कारण मामले लंबित पड़े रहते हैं कमीशंस के अंदर। झारखंड में भी यही हाल है। जो उपयोग है वो किस तरह से हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जगह पे जो कोयला खदान था, वो कोयला खदान का एक्सटेंशन हो रहा था और वो एक्सटेंशन को लेकर ग्राम सभा का मीटिंग्स होना था। तो वो मीटिंग्स दिखाई गई कि ग्राम सभा की मीटिंग्स हुई और वो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया। तो लोगों ने जब जन संगठनों ने वहाँ पे सूचना मांगी तो वो मालूम ये चला कि वो ग्राम सभा की मीटिंग्स और उसमें जो लोग अटेंडेंस में थे वो एक्चुअली बहुत ही मिनिमल थे, मतलब बहुत कम थे। तो एक प्रकार से ये सरकारी ग्राम सभा के रूप में वो एक प्रकार से हो गया था और इस पे अभी काफ़ी एजिटेशन चल रहा है। लेकिन मेन बात ये है कि अब अपीलिंग की जो सिचुएशन है, अपील अगर करना भी चाहेंगे साथी, जो सूचना मिली है उसको लेकर, तो वो अपील करने की अभी जगह नहीं है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि अगर आयोगों में एडिक्वेट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होंगे तो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और इसका सीधा मतलब है कि लोगों को सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी हियरिंग आने के लिए, अपने केस में सुनवाई होने के लिए। अब अगर हम देखें, महाराष्ट्र में ही 1 लाख से ज़्यादा केसेस आज पेंडिंग पड़े हैं और कमीशन में केवल 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम कर रहे थे। रिपोर्ट जो आई है इसमें यह नज़र आता है कि पूरे देश में 4 लाख से ज़्यादा केसेस लंबित पड़े हैं। तो मिस्टर आज़ाद, ये आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से अगर केसेस लंबित रहेंगे, लोगों को इतने समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी हियरिंग के लिए, तो इस कानून का क्या फ़ायदा रह जाता है फिर लोगों के लिए? इसमें बल्कि 2 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।
एक तो लगता है कि एक तरह की वैमनस्यता की स्थिति उपस्थित हो गई है कमिश्नरों के साथ, क्योंकि जो जानकारी दी जा रही है या तो वो बहुत ही बुरी लग रही है सरकारों को और इसलिए उन्होंने वो नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात एक और है अंजलि जी कि जो नियुक्तियां भी हो रही हैं तो उनके जो काम करने का तरीका है वो भी आपने दर्शाया है अपने रिपोर्ट्स में कि जितने नंबर्स होने चाहिए, हमने केंद्रीय आयुक्त में जैसा कि आपको मालूम है आपने लिखा है 3200 का एक नंबर ये किया था, हम लोग तो उस नंबर से ज़्यादा करते थे, हम शैलेश गांधी जी और जो हमारे एक और थे एक और थे वो ज़्यादा करते थे। लेकिन एक तो नंबर्स की बात है और दूसरे क्वालिटी की बात है कि आप किस तरह की जानकारी देते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि अवश्य जो आरटीआई क्वेरिस्ट है वो चाहता है कि उस जानकारी के ज़रिए कुछ पता लगे, उससे जानकारी देने के बाद जो चीज़ें सामने परिलक्षित होती हैं या वो पता लगती हैं उस पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, फॉलो अप, एब्सोल्युटली। एंड आपने जो कहा कि सूचना के अधिकार में तो लोग भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उजागर कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे उसका उजागर कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑफिसेस में कुछ गड़बड़ी चल रही है उसका उजागर कर रहे हैं, तो कहीं पर शायद यही कारण है कि सरकारें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ये सूचनाएं ना निकले, और इंफॉर्मेशन कमीशंस का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और जिन्हें कमिश्नर बनाया जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से काम करें। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यही इसलिए आदेशों में लिखा है कि पारदर्शी तरीके से उनका भी चयन हो, जिससे कि सही लोग चुनकर आएँ, वो कमीशन में बैठें और लोगों को सूचना दिलाएं। पर अभी तो ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश दे रहे हैं और उसके बावजूद सरकारें जो हैं उल्लंघन कर रही हैं, और इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड, जैसे हम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं। कमीशन में अगर 5 साल लग जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट दिखा रही है कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 4-4, 5-5 साल लग रहे हैं फॉर अ हियरिंग टू कम अप, तो ये तो पूरी तरह से कानून को ही खत्म करने की एक स्थिति बना दी गई है। अगर हम देश भर में लंबित मामलों की स्थिति देखें तो कुल मिला के सारे आयोगों में 4 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, और हर साल ये जो लंबित मामले हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2021 में करीबन 2,80,000 मामले लंबित थे और अब ये फिगर 4 लाख भी क्रॉस कर चुका है। अगर हम कमीशन वाइज देखें कि क्या स्थिति है लंबित मामलों की, तो सबसे ज्यादा मामले लंबित है महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन कमीशन में, जहां पे कि 1 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है एज ऑफ जून 2024। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटका का इंफॉर्मेशन कमीशन, जहां पे 50,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, जहां पे कि 41,000 मामले लंबित हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, सीआईसी, इन सब में करीबन 25,000 मामले लंबित थे। अगर हम देखें कि प्रत्येक आयोग कितना समय लेता है केसेस निपटाने में, तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ आयोग 5 साल से ज्यादा समय लेता है कोई भी केस निपटाने में। दूसरे नंबर पर जो आयोग है वो है बिहार, जहां पे कि 4 साल 6 महीने लगते हैं, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा, जहां पे 4 साल से ज्यादा लगते हैं। अगर पूरे देश भर की स्थिति देखें तो 29 में से 14 आयोग ऐसे हैं जहां पे कि 1 साल से ज्यादा लगता है लोगों को अपने केस की सुनवाई करा के केस का डिस्पोजल करवाने। तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में अगर आज अपील या कंप्लेंट डले तो उसकी सुनवाई जाके 2030 में होगी, 5 साल के बाद। इंफॉर्मेशन कमीशंस पर एक और बड़ा हमला हुआ 2019 में, जब सूचना के अधिकार कानून को ही संशोधित कर दिया गया। जो ओरिजिनल कानून था 2005 में आया था, उसमें सूचना के आयोगों को स्वतंत्र रखने के लिए ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो भी कमिश्नर नियुक्त होंगे वो 5 साल के लिए नियुक्त होंगे। उनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो फिक्स्ड एट 5 इयर्स। साथ ही में उनकी जो सैलरीज थी, पेंशन्स थी, टर्म्स ऑफ सर्विस थे, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के थे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के थे, उन्हें फिक्स किया गया था एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब इसके 2 कारण थे।
एक तो ये कि सरकार से डरे बिना, बिना किसी दबाव के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो अपना काम कर सकें, वो सरकारों को अगर ज़रूरत पड़े तो मजबूर भी कर सकें कि आदेश देकर कि आप सूचना मुहैया कराइए, आप चाहे उसे छुपाना चाहते हैं, वो आपके लिए इनकन्वीनियंट है, फिर भी आप ये सूचना दीजिए। और ये जो आदेश हैं कमिश्नर्स हाईएस्ट ऑफिसेस को भी दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, आर्मी को भी। तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि उनका ओहदा जो है वो बहुत ऊंचे लेवल का हो। अब जो संशोधन कर दिया गया 2019 में, उसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में टेन्योर, सैलरीज, पेंशन्स और टर्म्स ऑफ सर्विस कर लिए हैं केंद्र सूचना आयुक्तों के और सारे स्टेट्स में जो सूचना आयुक्त हैं उनके। तो ये तो सीधी सी बात है कि सरकार चाह रही है कि ये जो कमीशंस हैं ये एक सरकारी डिपार्टमेंट जैसे चलें, वो उन पर नियंत्रण कर सकें। तो मिस्टर आज़ाद, हाउ डू यू व्यू दिस? ये तो दिस इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त आघात अगर पहुँचा है जितने भी आयोगों को, तो इसी ही कानून के संशोधन से पहुँचा है और इसकी मंशा भी स्पष्ट है, जैसा कि आपने बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नियुक्ति होती थी, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स ही रहें, कम से कम एक तरह का टेन्योर प्रोटेक्शन, सैलरी प्रोटेक्शन ये रहता था, अवधि भी आपकी प्रोटेक्टेड रहती थी। मुझे याद है कि एक केस भी ऐसा था जो ह्यूमन राइट्स के बारे में था और फोर्सेस के बारे में था। तो चूँकि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू था, तो एग्जेम्प्ट होने के बाद भी मैंने उस पर जानकारी मांगी। किसी ने इसके बारे में डिटेल्स मांगा था, एक एनकाउंटर रिपोर्ट के बारे में, और मैंने MHA को कहा कि वो मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। और मुझे याद है 2-3 हियरिंग लगातार चली। उसके बाद उसमें लॉयर्स आ गए, बहुत ही लंबी उसमें डिफेंस चला 2 घंटे का। उसके बाद भी जब मैं नहीं माना, और तो उसके बाद डेट्स लिए गए और उस तब तक मैं रिटायर कर गया। मुझे मालूम है हमारे उस मांगने पर वो केस हाई कोर्ट को चला गया और अभी भी वो हाई कोर्ट में लंबित है। कहने का मतलब ये है कि जब आप उस पोजीशन में रहें तो आप किसी भी सेक्रेटरी को, किसी भी चीज़ की जानकारी मांग सकते हैं। आज वही पद जो है सेक्रेटरी के समकक्ष हो गया है, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। इसका मतलब ये है कि एक सेक्रेटरी साहब जो रिटायर करते हैं एक समकक्ष पद पर बिना उसी इसके हैं, इसका मतलब कि वो एक अलग नौकरी है, कोई ओहदा नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क। दूसरी जो एक चीज़ हुई है, बड़ी गलत हुई है वो अंजलि जी, कि ये जो डायरेक्ट पोस्ट करना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, इसको रहना ही नहीं चाहिए था। ये एक ऐसी बॉडी थी जो वाकई जिसमें कि एडजुडिकेशन की बात होती है। तो ये इस तरह के कमिश्नर्स नहीं हो सकते जो कि बिना कुछ सीखे ही जजमेंट्स देना शुरू करें। इसलिए इसके लिए कम से कम 3-4 महीने लगते हैं कि आप उसमें कम से कम पारंगत हो कि भाई इस चीज़ को सीखे हैं। लेकिन नए बना के जब आप उनको बना देते हैं तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह बन जाते हैं और कमीशन फिर उसी तरह चलने लगता है। तो इससे दोहरी मार पड़ी है कमीशन को, और गंभीर रूप से ये पूरा कमीशन प्रभावित हुआ है। और तो मैं ये समझता हूँ ये इससे जो ज़बरदस्त प्रभाव हुआ है, पड़ा है, उससे आयोग कभी भी उबर नहीं पाएंगे और इसका ये डैमेज जो है परमानेंट है। और अगर इसके बारे में पुनः नहीं कुछ कार्रवाई की गई तो कमीशन सारे धीरे धीरे बैठ जाएंगे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, इतने सेंसिटिव मैटर्स पर भी सूचना मांगी जाती है। हाईएस्ट ऑफिसेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लोग सवाल पूछते हैं, नहीं मिलता जवाब तो इंफॉर्मेशन कमीशन तक आते हैं और कमीशन उनको आदेश देते हैं कि आप सूचना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ये होता है। इतने इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं। अब ये कह देना कि केंद्र सरकार जो है वो केस बाय केस बेसिस पर टेन्योर को तय करेगी, कार्यकाल को तय करेगी। उसे अभी तो 3 साल बोल दिया है, बट इट कैन बी वेरीड ऑन अ केस बाय केस बेसिस।
उसी तरीके से ये तो तलवार लटका देने वाली बात है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के सर पर कि आपने अगर ऐसी कोई सूचना दे दी जो हमें पसंद नहीं है, कि हम देना नहीं चाहते, और आपने हमें अगर कहा कि दीजिए तो आपकी पेंशन को हम कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग। एक्सटेंशन भी उससे निर्भर होता है, क्योंकि 3 साल की अवधि है। अगर आपने ठीक काम किया तो फिर आपको और अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है। तो मतलब जो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि केज्ड पैरट वाली बात, ये तो इंफॉर्मेशन कमीशंस जो हैं, क्योंकि कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, तो सरकार को ये लगा कि हम इन्हें कैसे नियंत्रण में लाएं, और ये 2019 की अमेंडमेंट लाई गई है। 2019 की अमेंडमेंट के बाद जो आरटीआई ग्लोबल रेटिंग है, उसमें भी भारत की रैंक जो है 2 नंबर से 9th लेवल पर पहुंच गई है, 9th पोजीशन पर पहुंच गई है, क्योंकि इसने पूरा जो सूचना के अधिकार का ढांचा था, स्वतंत्र जो उसमें तंत्र बनाया गया था, उसे ही प्रभावित कर दिया है, उसी की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया है। जो सूचना के अधिकार कानून पर और जो कमीशंस पर ये जो लगातार हमला चल रहा है, इस पर जस्टिस लोकुर ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी हाल ही में कुछ बातें कही। आइए सुनते हैं। मेरे हिसाब से जो हो रहा है पिछले शायद 10-15 सालों में, जो हो रहा है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जो है, इसको कमज़ोर किया जा रहा है, और कमज़ोर करते करते लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कमीशन में उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। 2019 में ये हुआ कि उन्होंने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और ये कह दिया कि जो पहले इंफॉर्मेशन कमीशन 5 साल के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उनका 3 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। पहली बात तो ये है। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले 2005 में बनाए गए थे, वो 2019 में जब अमेंडमेंट लाया गया, तब उन्होंने कहा कि हम रूल्स में बताएंगे कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी होगी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपको छुट्टी कितनी मिल सकेगी, और इस प्रकार के सब टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने 2019 में लिखा दिए, जिससे कि जो स्टेटस था इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो थोड़ा कानून को अमेंड करके 2019 में थोड़ा कम कर दिया। और ऐसे शंका है कि अब 5-6 सालों के बाद इसको ख़त्म ही ना कर दें। ये कानून तो बदल सकते हैं, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है, कानून को बदल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं 3 साल के नहीं, हम 1 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अगर हम सब मिलके नहीं बोलें कि आरटीआई को कमज़ोर ना करें, तो शायद कुछ सालों में आरटीआई ख़त्म ही ना हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अगले सत्र की ओर, जिसमें देश भर में जो इम्पोर्टेंट आरटीआई के केसेस हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला केस है हमारा, वो दिल्ली से ही है। अभी हाल ही में केंद्र सूचना आयोग ने एक बहुत बढ़िया आदेश दिया, जहाँ पे कि सूचना आयुक्त मिस्टर तिवारी ने करीबन 1 लाख की कॉम्पनसेशन अवार्ड करी एक आरटीआई केस में। केस है मधु का, जो कि 60% डिसेबल्ड है, सेरेब्रल पॉलिसी है, और साथ में उनके माता पिता भी नहीं है। तो उनकी पूरी देखरेख उनकी चाची कर रही थी, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, काफी कमजोर थी। तो उन्होंने 2018 में नवंबर में अप्लाई करा डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, जिसके तहत 2500 रुपए प्रति महीने मिलते हैं यदि आपकी डिसेबिलिटी हो। नवंबर 2018 में अप्लाई करा, उसके बाद कई चक्कर काटे, विभाग के अलग अलग अफसरों के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, पेंशन नहीं शुरू हुई। फाइनली कहीं से आरटीआई के बारे में पता चला, तो एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर करी और ये पूछा कि स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का, पेंशन कब से लागू की जाएगी। उसके बाद भी सही जवाब नहीं आया। फाइनली इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंचे और मई 2003 में उन्होंने अपनी सेकंड अपील डाली, और जब सेकंड अपील की कॉपी विभाग को भेजी, तब पहली बार विभाग जागा और उन्होंने उनकी पेंशन की जो एप्लीकेशन थी वो प्रोसेस करी, उनकी पेंशन शुरू कर दी और 1 साल के एरियर्स दे दिए, लेकिन बोला बाकी सालों की कोई जानकारी नहीं देंगे और आपको कुछ नहीं बताएंगे। फाइनली जब कमीशन में इसकी सुनवाई हुई, तो कमिश्नर ने बोला कि इनका इतना नुकसान हो गया क्योंकि इनको समय से जानकारी नहीं मिली,
और उसके चलते उन्होंने करीब 1 लाख रुपए 92,000 रुपीज की कॉम्पनसेशन अवार्ड की, जो रफली 3 साल की पेंशन के हिसाब से आता है। तो कहीं ना कहीं यही नजर आता है कि यदि आरटीआई जैसा टूल ना हो लोगों के हाथ में, यदि इंफॉर्मेशन कमीशन एक्टिव ना हो, फंक्शनल ना हो, तो शायद मधु को आज भी पेंशन नहीं मिलती। हो सकता है कि वो आज भी उसी स्थिति में बैठी होती। तो मिस्टर आजाद, आपने तो कई ऐसे केसेस के साथ डील किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अगर सेकंड अपील का निष्पादन, निराकरण अगर 60 दिन में नहीं हुआ, तो इतने जो केसेस हैं, इसमें से कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए प्रायोरिटी पे। अब सवाल ये होता है कि चूँकि जो रूल्स बने हैं उसमें आप कुछ ही एक ही तरह के ले सकते हैं। जो ये मूलभूत समस्याएं हैं, जो डिमांड्स हैं, जिनका निराकरण अगर समय पे नहीं हो तो ये भयावह स्थिति की बात है। आपकी रिपोर्ट ही पढ़ के मुझे पता लगा कि कोविड में क्या भयावह स्थिति थी, कमीशंस काम ही नहीं कर रहे थे। तो यानी कि जितनी जानकारी तो कोविड के समय में ही तो चाहिए थी। और अगर कोविड के समय में आरटीआई अगर उपेक्षित रहा है या बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी प्रजातांत्रिक प्रणाली का फ़ायदा क्या है जब आपको जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है कि उस कमिश्नर ने उस 1 लाख कॉम्पनसेशन तो दिया, नहीं तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा अगर आरटीआई में उन्हें जानकारी समय पे नहीं मिलेगी। तो दो चीज़, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा किसी तरह एक कुछ अमेंडमेंट या रूल्स हर आयोग को ये बनाना चाहिए कि इस तरह की जो समस्या है बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीमारी की, इसमें तत्काल हियरिंग होनी चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। और आपने कोविड का जिक्र किया, इनके भी परिवार को बहुत आर्थिक दिक्कतें आई थी कोविड के चलते। इनफैक्ट कमिश्नर ने भी अपने ऑर्डर में भी लिखा कि ये तो कोविड का समय था, उसी समय इनकी पूरी पेंशन नहीं मिल रही थी। अंजलि, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रिसर्च तो क्लियरली शो करता है कि हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशंस हैं वो डाली जाती हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, हाशिए पर रहते हैं। उन भ्रष्टाचार के कारण उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते, तो वो सूचना के अधिकार में स्टेटस पूछते हैं अपनी एप्लीकेशन का, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगते हैं। अब जब उन्हें जानकारी नहीं मिलती तो उनका नुकसान कितना होता है। जैसे आपने अभी एक केस बताया, सेरेब्रल पॉलिसी है इन्हें, और वेट करना पड़ रहा है, 5 साल ऑलमोस्ट लग गए पेंशन आने में। और ऐसे में जब लोग इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएं और फिर उन्हें वहाँ पर भी हियरिंग तक के लिए 5-5, 6-6 साल वेट करना पड़े, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। और दूसरा केस है तेलंगाना से, जहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि पूरा एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जो किसान आत्महत्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। మధ్యకాలంలో వాళ్ళు మేము ఇది పర్సనల్ డేటా కిందికి వస్తుంది, కేవలం నంబర్లు ఇస్తాం కానీ వాళ్ళ పేర్లు ఇవ్వము అని। तो वो पिछले कई सालों से हर साल आरटीआई डालकर ये जानकारी निकालते थे कि तेलंगाना में कितने जिलों में कितनी आत्महत्या हुई किसानों द्वारा, और फिर उनका नाम और उनकी डिटेल्स निकाल के परिवार से जाके मिलते थे और समझते थे कि क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या ऐसी आर्थिक परिस्थिति थी कि आत्महत्या कर ली। और फिर उसके बाद जो कॉम्पनसेशन मिलनी होती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिला कि नहीं, वहां पे सरकारी एक स्कीम है कि कुछ हाउसिंग के लिए भी कुछ रिहेबिलिटेशन मिलेगा। और वो इसलिए पता लगाते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत लोगों को वो स्कीमें मिल रही हैं, जो एक्चुअली जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। अब उन्होंने बताया कि हर साल ये जानकारी आराम से मिल जाती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उनको ये जानकारी नहीं मिल रही। सरकार बोल रही है कि हम आपको संख्या तो बता देंगे, लेकिन नाम और पता नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत जानकारी है। तो अब वो वही बोल रहे हैं कि अब संख्या से अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो कैसे आप अपनी एक सतर्कता या फिर आप उसके ऊपर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि जो विधवा और जो बच्चे रह गए उनको पैसा मिला नहीं मिला, जो एजुकेशन का, जो रिहेबिलिटेशन का पैसा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं यशवर्धन जी? शायद इसीलिए चाहते हैं कि वो पता नहीं लगा सकें कि उनके फैमिलीज़ को या उनको पैसा मिला या नहीं मिला। ये तो बड़े दुख की बात इसलिए भी है क्योंकि
तब तो हमारा जो जो पत्रकारिता है वो भी बंद हो जाएगी, बिकॉज़ पत्रकारिता के चलते ही हमें पता लगता है कि विदर्भा में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। श्यामलाल यादव ने क्या गज़ब का काम किया है आरटीआई से जानकारी लेकर एक्सपोज करने का। जितने ही सामाजिक, चाहे कुरीतियाँ हो, चाहे सामाजिक या आर्थिक, जितने भी मामले आते हैं, जितने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, जितने जिम्मेवारी के मामले आते हैं, सभी आरटीआई के ज़रिए आए हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा नुकसान हमारे देश को और कहीं से नहीं हो सकता, इसी से हो। ये तो एक इंटरनल चीज़ है जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे तो मैं समझता हूँ अगर इस पे कोई भी अगर कोर्ट जाए, यही चाहते हैं लोग कि कोर्ट आप जाइए ताकि आपको समय लगे, आप 15,000 रुपये भरने पड़ें आपको, और उस डर से आप नहीं जाएं। ये तो एक विवशता है और बहुत ही गलत ये निर्णय हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें कि देश में कृषि को लेके कितनी ज्यादा तकलीफ है, कितना एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, कितनी ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, ऐसे में उम्मीद तो ये होगी कि सरकार बोलेगी कि समाज के भी लोग सामने आए और मदद करें और बताएं, उजागर करें कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है, उन तक पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अंजलि, आप इसको कैसे देखते हैं? अमृता, हम तो ये डिस्कशन भी करते आए हैं कि अब तो सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने वाली है। अब उस डेटा प्रोटेक्शन कानून में जिस तरीके की सूचना आपने अभी जिक्र किया, जिसका नाम, पता, जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, अब ये सारी सूचनाओं को कहा जाएगा कि भाई ये तो निजी सूचना है, ये व्यक्तिगत सूचना है, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे आपको अब ये नहीं मिलेगी। तो अगर इस तरीके की सूचनाएं ना मिलें और ऐसे केस से क्लासिक केस है, तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? जी बिल्कुल। और यदि कोई जानकारी मिली भी केवल संख्या या वो डैशबोर्ड टाइप की जानकारी होगी जिससे जवाबदेही की ओर तो आप नहीं, मायना नहीं रखता वो जानकारी। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह की दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि जानकारी दी ही नहीं जाए किसी भी चीज़ में। अगर आप देख लीजिए, चाहे पीएम केयर फंड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, या जो कि व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है, या एक ऐसी जानकारी किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक टैक्स पेयर है। और इसलिए आवश्यक है कि अब सरकार आके कम से कम इसको सशक्त करे, कम से कम सारे कमिश्नर्स बैठाएं और कहें कि ऐसे केसेस आप प्रायोरिटी में लें। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों की दाद देता हूँ, आपके सी जो संस्थाएं हैं कम से कम इस विषय को बराबर जागृत रख रही हैं, क्योंकि नहीं तो ये विषय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया में भी ये नहीं हो रहा है प्रचलित, जबकि ये बहुत ही आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए ताकि समाज को, देश को ये पता लगे कि आरटीआई कानून की क्या महत्ता है, क्या आरटीआई कानून कर सकता है और क्या नहीं कर सक रहा है। थैंक यू यशवर्धन जी, अमृता, आज इतना ही। अगर आपके पारदर्शिता से संबंधित कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, या आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर कुछ ज़रूरी सूचना निकाली है, तो आप हमें बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसे भी चर्चा में आगे उठाएं। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल आईडी है janne bhi do yaron@gmail.com। शुक्रिया, नमस्कार।